हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है। और हम आपको जैसे पता है कि मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, उसका स्वरूप, नेचर भी पढ़ चुके हैं, उसके कार्य क्षेत्र, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके उद्देश्य और उसका महत्व। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा, हम वैसे बात कर चुके हैं, ये क्या है, अप्लाइड ब्रांच है। क्या है? अप्लाइड ब्रांच है। ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रयुक्त शाखा, यानी प्रयुक्त मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। अच्छा, तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक जो टीचर होता है ना, उसको जिन स्किल की आवश्यकता होती है वो स्किल उनको, मतलब उनमें वो स्किल पैदा करना। ठीक है, या उनको वो कौशल सिखाना। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी क्षमताएं हैं, ठीक है, उनको इस लायक बनाना होता है कि वो जो अलग अलग जो शैक्षिक लेवल हैं उन पर वो जो लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनको समझ सके और उनके जो असंगत व्यवहार हैं उनको नियंत्रित कर सके और उनके बारे में प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, मतलब पूर्व कथन कर सके। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन इसमें लगभग 13 से 14 विधियां आती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में, जिसमें जैसे एक तो आ गया अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, या अंतर निरीक्षण विधि, अंतर निरीक्षण विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है। अच्छा, एक हो गई जैसे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, या इसको ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि। ठीक है, ये हम थोड़ा फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा या कौन कौन सी विधि हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे एक आ गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। अच्छा, प्रयोगात्मक विधि के बाद एक आती है जिसको विभेदी या डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं। इन इसके दो नाम है वैसे, विभेदी, या इसको बोलते हैं सहसंबंधात्मक। क्या बोलते हैं? सहसंबंधात्मक विधि। ठीक है, मतलब को रिलेशनल या फिर डिफरेंशियल मेथड। ठीक है। अच्छा, अब पांचवी विधि हमारी वो रहेगी मनोदैहिक, यानी साइकोफिजिकल, मनोदैहिक विधि। ठीक है। अच्छा, मनोदैहिक विधि। अब 6 नंबर पे एक आती है जो क्लिनिकल मेथड है। इसको केस इतिहास भी बोल देते हैं। ठीक है, केस इतिहास या फिर नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि। ठीक है। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे जैसे एक प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड, प्रश्नावली विधि। अच्छा, इसके अलावा एक आती है जो रेटिंग वाली है। ठीक है, तो रेटिंग विधि। ठीक है। अच्छा, 8 आ गई क्या? 9 नंबर पे हो जाएगा साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। ठीक है। अच्छा, 10 नंबर पे आ जाएगी एक रैंकिंग मेथड आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि विधि। क्या बोलते हैं? कोटि विधि। ठीक है। अच्छा, फिर
एक आती है हमारी जो तीन एक साथ ही आती है। एक तो आती है कालानुक्रमिक, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है, कालानुक्रमिक विधि, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल के बाद एक क्रॉस सेक्शनल आता है और एक सिक्वेंशियल डिजाइन आता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट विधि, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल मेथड। और एक आती है हमारी सिक्वेंशियल डिजाइन मेथड, यानी अनुक्रमिक डिजाइन विधि, ठीक है। मुख्य मुख्य ये विधियां रहेगी। और इसके अलावा जो कोटि विधि है और एक जो रैंकिंग विधि है, हाँ रैंकिंग हो गया, और एक जो हमारी रेटिंग विधि है, इनका अंतर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, पहले हम जैसे कोई सी भी पढ़ लो, अंतर्निरीक्षण पढ़ लो, या हम प्रयोगात्मक विधि से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या चलो इंट्रोस्पेक्शन से ही करते हैं। अब बहुत हमारा कर्म भी बना रहेगा साथ में। तो पहली विधि आती है हमारी अंतर्निरीक्षण विधि, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अंतर्निरीक्षण विधि में जो इसके मेन प्रतिपादक या समर्थक आते हैं, वो हमें पता है कौन आते हैं, संरचनावादी आते हैं, हम बात कर चुके हैं इसकी, कौन आते हैं, संरचनावादी, ठीक है। अच्छा, और मुख्य यदि हम नाम लें तो एक तो वुंट आ गए, विल्हेम वुंट, ठीक है, वुंट के साथ एक टिचनर आ गए, और एक नाम आता है विलियम जेम्स का, ठीक है, एक आते हैं स्टाउट, ठीक है, स्टाउट, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दी, जो अंतर्निरीक्षण में हमारी विधि है, ये इसके प्रतिपादक हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी बात की कि अंतर्निरीक्षण विधि है, अंतर्निरीक्षण विधि ये मतलब जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यानी चेतन अनुभूति के तत्वों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया, अंतर्निरीक्षण विधि का, ठीक है। अच्छा, अब हम अर्थ की बात करते हैं कि अंतर्निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है, मतलब इंग्लिश में एक शब्द आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी आत्मनिरीक्षण। क्या आता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण, ठीक है, या मतलब अपने भीतर झांकना, ठीक है, या इसमें व्यक्ति है वो मतलब अपनी जो मनोदशा है उसका स्वयं निरीक्षण करता है या फिर अध्ययन करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, चलो मैं अर्थ लिख देता हूँ, अगर को लिखना चाहिए अर्थ, यानी अपनी मनोदशा अपनी मनोदशा का स्वयं निरीक्षण करना, स्वयं निरीक्षण, ठीक है, या आप कह सकते हो कि अपने अंदर झांकना, ठीक है, अपने अंदर झांक, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो अंतर्निरीक्षण विधि है, इसकी जो स्टेज है वो कौन सी, यानी इसकी अवस्था है, ठीक है। तो ये तो हमने ऊपर की बात कर ली इस विधि की। अब हम इसकी अवस्थाओं की बात करते हैं, स्टेजेस कि अंतर्निरीक्षण विधि की कौन सी अवस्थाएं हैं, स्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो किसी जैसे बाह्य वस्तु पर ध्यान देगा, या बाह्य कोई दीपक है उस पर ध्यान देता है, और उसका क्या करता है, सही परसेप्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी बाह्य वस्तु पर ध्यान देता है, ठीक है, ध्यान देता है, और क्या करता है, और उसका एग्जैक्ट परसेप्शन करता है, ठीक है, और उसका सही
प्रत्यक्षण करता है। ठीक है, ये तो आ गई पहली अवस्था। अच्छा, नेक्स्ट अवस्था। नेक्स्ट जैसे अब उसने वही वस्तु पर ध्यान दिया, तो वही वस्तु पर ध्यान देने से व्यक्ति में क्या होगा, एक मेंटल स्टेट बनेंगे विशेष प्रकार की। क्या बनेंगी? मेंटल या मनोदशा, ठीक है, उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य वस्तु पर ध्यान देने के कारण, बाह्य वस्तु पर ध्यान देने से व्यक्ति में क्या होगा, व्यक्ति में एक विशेष मनोदशा उत्पन्न होती है। ठीक है, या एक विशेष प्रकार की मनोदशा, मनोदशा यानी मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट उत्पन्न। ठीक है, ये आ गई इसकी दूसरी स्टेज। अच्छा, और अब क्या है कि उसने जैसे बाह्य वस्तु पर ध्यान दिया और उसका सही सही से उसने प्रत्यक्षण किया। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण किया। फिर उससे क्या हुआ, उसकी एक मतलब मनोदशा उत्पन्न हुई उसका प्रत्यक्षण करने से, मेंटल स्टेट। ठीक है, ये उत्पन्न हुई। तो जो उत्पन्न मनोदशा है ना, उसका व्यक्ति मतलब खुद निरीक्षण करेगा या उसका अध्ययन करेगा, और अध्ययन करके बताएगा कि मतलब वो किस प्रकार की है या उससे किस प्रकार के भाव पैदा हुए। ठीक है, तो तीसरा हो गया कि मनोदशा के आधार पर क्या करेगा, मनोदशा के आधार पर स्वयं में निरीक्षण करेगा। क्या करेगा, हम इसका अर्थ भी पढ़ चुके हैं, अपने अंदर झांकना। ठीक है, तो क्या करेगा, स्वयं में निरीक्षण करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसका। कोई छात्र है, ठीक है, उसने जैसे मतलब कविता पढ़ी कोई। ठीक है, कोई बुक देखी उसने, उसमें से कोई कविता पढ़ ली। ठीक है, तो उसने कविता पढ़ी, कविता का उसने अच्छे से प्रत्यक्षीकरण किया। ठीक है, तो उस कविता के बारे में उसकी एक मतलब मेंटल, सॉरी स्टेट लिख दिया क्या, मेंटल सेट, उस कविता के बारे में उसका एक मेंटल सेट बनेगा या उसकी मनोदशा बनेगी। उसके आधार पर फिर वो उसका स्वयं निरीक्षण करेगा, और या उसके बारे में अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि ये जो कविता है इसमें सरसता है, मधुरता है, या फिर इसमें कौन सा रस है। ठीक है, ये बातें, ये इन गुणों के बारे में जो बताएगा ना, वो क्या हो गया, अंतर्निरीक्षण हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्निरीक्षण विधि के गुणों के बारे में। इसकी बात करते हैं। तो एक तो मतलब जो मेंटल सेट है उसकी सीधी सूचना मतलब मिलेगी। एक गुण तो ये हो गया इसका, तो हम इसका कर चुके हैं कि जो बालक है या फिर कोई वयस्क है उसकी मनोदशा के बारे में मतलब सीधे और कम समय में जो सूचना प्राप्त होती है वो इसका गुण है। किसका? अंतर्निरीक्षण का। मतलब क्या हुआ कि जैसे उसने कोई भी उद्दीपक देखा वातावरण में, उसका उसने प्रत्यक्षीकरण किया, तो उसने सही सही प्रत्यक्षीकरण किया, तो उस उद्दीपक के बारे में उसके पास क्या है, एक सूचना है। ठीक है, और वो बहुत ही क्या है, कम समय में, कम समय में। ठीक है, कम समय में और डायरेक्ट यानी सीधी उसने सूचना प्राप्त की। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब मेंटल सेट के माध्यम से क्या है, कम समय में सीधी सूचना प्राप्त कर सकता है। अच्छा, दूसरा इसका गुण क्या है कि ये सरल है। विधि क्या है? सरल विधि है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रयोग है वो किसी भी समय है वो टीचर और जो स्टूडेंट है वो अपनी मानसिक दशा जो उनका मानसिक सिचुएशन है या मेंटल सिचुएशन है, मानसिक दशा है, उसका अध्ययन करने के लिए क्या है, कर सकते हैं। इसलिए क्या है, सरल विधि है। मतलब टीचर भी कर सकते हैं और स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे इस विधि में मतलब कई शोध भी हुए हैं इस विधि के कारण। ठीक है, और जिससे कि मतलब बहुत सारी वस्तुनिष्ठ विधियां भी हैं। क्या है? वस्तुनिष्ठ विधियां, उनका भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। वस्तुनिष्ठ विधियों का विकास। ठीक है, अच्छा, वस्तुनिष्ठ विधियों का विकास हो गया। फिर जैसे एक ये जो प्रयोगात्मक अध्ययन हुए, प्रयोगात्मक अध्ययन उनका आधार के रूप में क्या हुई, का आधार बनी। ठीक है,
कौन सी? अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है। अच्छा, अब इसके गुणों की बात हमने कर ली, अब हम कुछ इसकी लिमिट या इसकी जो सीमाएं हैं या दोष हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इसकी दोष और या फिर लिमिटेशंस, सीमाएं। अच्छा, इसमें जैसे एक तो आ गया, जैसे जो मेंटल सेट होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि मनोदशा की स्थिरता, मनोदशा की स्थिरता। ठीक है, अंतर्निरीक्षण विधि में क्या आती है? मनोदशा की स्थिरता आती है। जैसे व्यक्ति की मनोदशा है वो मतलब स्थिर नहीं रहती। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं कि क्रोधित व्यक्ति है, वो जब मतलब अपने क्रोध का निरीक्षण करेगा या निरीक्षण करने लगता है तो उसका क्रोध क्या है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसे बोलते हैं मतलब मनोदशा की सॉरी अस्थिरता। क्या होगा? अस्थिर। ठीक है। अच्छा, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इसमें जो हमारा अटेंशन है वो मतलब टूट जाता है। तो ध्यान का विभाजन, ध्यान का विभाजन। ठीक है, मतलब व्यक्ति को है वो मनोदशा का संचालन करना ही पड़ता है। तो उसका निरीक्षण भी है, मतलब उसका भी संचालन है। जैसे व्यक्ति को मनोदशा का संचालन भी करना पड़ता है और उसका निरीक्षण भी करना पड़ता है मनोदशा का। तो जिससे क्या है कि ध्यान है वो दो भागों में बढ़ जाता है और जो मतलब वो निरीक्षण करेगा वो क्या होगा? दोषपूर्ण होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आती है सब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिष्ठता। क्या आती है? आत्मनिष्ठ। जो लर्नर होता है वो लर्नर जो कुछ भी बोलेगा निरीक्षण करके वो सत्य मानना पड़ता है। ठीक है, या मतलब इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते, तो ये आत्मनिष्ठ हो गई। अच्छा, और जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता की कमी है। ठीक है, क्या है? विश्वसनीयता की कमी। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा जब एक ही परिस्थिति में जो अंतर्निरीक्षण किए जाते हैं उनके निष्कर्ष हैं वो मतलब जो रिजल्ट है वो क्या है? सबके अलग अलग होते हैं। वही क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। अच्छा, और हम कह सकते हैं कि जो असमर्थ वर्ग है उनके लिए अनुपयोगी है। जैसे असमर्थ वर्ग में मतलब जो समर्थ नहीं हो, जैसे छोटे शिशु हो गए। ठीक है, छोटे शिशु। उसके अलावा जैसे मंद बुद्धि बालक हो गए। ठीक है, मंद बुद्धि बालक हो गए, या फिर कोई एबनॉर्मल ह्यूमन है जैसे असामान्य व्यक्ति। ठीक है, जो मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उन पर यह विधि है वो लागू नहीं होती। ठीक है, और एक ये कह सकते हो कि गेस्टाल्टवादियों ने इसकी आलोचना भी की थी। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। क्योंकि मनोदशा होती है उसका विश्लेषण तो मतलब टुकड़ों में करने से होता है। जैसे सेंसेशन है, अफेक्शन है, ठीक है, संवेदना भाव है। उसके अलावा हमने इमेजेस की बात की थी, प्रतिमा की। तो ये मतलब टुकड़ों में विश्लेषण करने पर है। पर जो गेस्टाल्टवादी है वो चीज को एज ए होल या संपूर्ण रूप से देखने पर या संपूर्ण रूप से अध्ययन करने पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन के बाद जैसे नेक्स्ट विधि आ गई एक्सपेरिमेंटल कर लेते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि। एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रयोगात्मक विधि है वो मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें जैसे एक तो नियंत्रित परिस्थिति आती है। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति या कंट्रोल्ड सिचुएशन। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति। अच्छा, नियंत्रित परिस्थिति जैसे मैं बात करता हूँ, जो प्रयोगकर्ता होता है। ठीक है, मतलब प्रयोगकर्ता कौन होगा? जैसे टीचर ले लिया। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो स्टूडेंट है या मतलब जो लर्नर है वो छात्रों के व्यवहार का
अध्ययन एक कंट्रोल सिचुएशन में, मतलब नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन। ठीक है, ठीक है, प्रयोग करता है वो नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करेगा। अच्छा, एक इसमें जैसे कुछ वेरिएबल भी बात कर लेते हैं हम, चरों की। ठीक है, चर। तो चर इसमें जैसे एक तो हो गया स्वतंत्र और एक जैसे हो गया आश्रित। ठीक है, स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या होता है स्वतंत्र चर? स्वतंत्र चर वह चर जिसमें क्या होगा, प्रयोग करता है वो अपनी इच्छा से जोड़ तोड़ मतलब मैनिपुलेशन करता है और इसके प्रभाव को देखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रयोग करता है वो अपनी इच्छा से। तो इच्छा से मैनिपुलेशन होता है ना, इच्छा से जोड़ तोड़, वो किस में होगा? स्वतंत्र वेरिएबल। ठीक है, जोड़े तोड़। तो जो प्रयोग करता है वो अपनी इच्छा से कुछ जोड़ तोड़ करेगा। ठीक है, और फिर उसके प्रभाव को देखेगा, तो वो कौन से हो गए? स्वतंत्र वेरिएबल हो गए। ठीक है, फिर आश्रित चर। आश्रित चर में जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है कि वे चर जो जिस स्वतंत्र चर में मतलब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आश्रित चर है वो चर होते हैं जिस पर स्वतंत्र चर के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र चर में जो भी परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आश्रित पे। और इसके बारे में मतलब जो प्रयोग करता है वो क्या है? भविष्यवाणी भी करना चाहता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप क्या है। ठीक है, टाइप में जैसे एक तो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला प्रयोग आ गया। ठीक है, प्रयोगशाला प्रयोग। अच्छा, दूसरा एक जो हम कह सकते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब क्षेत्र प्रयोग। ठीक है, क्षेत्र प्रयोग। तो प्रयोगशाला प्रयोग क्या होते हैं? प्रयोगशाला प्रयोग में क्या होगा? प्रयोगशाला प्रयोग में होगा कि जो प्रयोग है ना उसकी नियंत्रित परिस्थिति किसी प्रयोगशाला में यदि उत्पन्न की जाती है तो क्या होगा? प्रयोगशाला प्रयोग होगा। और क्षेत्र प्रयोग क्या होगा? जब नियंत्रित परिस्थिति वास्तविक वातावरण या क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मतलब दोनों में है क्या? नियंत्रित परिस्थिति है। ठीक है, पर एक क्या होगा? प्रयोगशाला में होगा, दूसरा कहाँ होगा? खुले वातावरण में या फिर क्षेत्र में होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे एक होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी प्रयोगात्मक डिजाइन। प्रयोगात्मक डिजाइन क्या है? तो मतलब प्रयोग के लिए एक तो जो योजना बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है? योजना। और साथ में जो प्रयोग की संरचना है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसका संबंध किससे है? प्रयोगात्मक डिजाइन से। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो प्रयोगात्मक डिजाइन है वो मतलब कौन से प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें पहला आ गया जैसे वन ग्रुप डिजाइन। वन ग्रुप मतलब है एकल समूह है या एक समूह है डिजाइन। ठीक है, एक समूह डिजाइन में मतलब इसमें एक ही समूह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक समूह में जैसे एक तो आ गया पोस्ट डिजाइन। क्या आ गया? या पोस्ट टेस्ट भी बोल देते हैं, पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। क्या आता है? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एक समूह डिजाइन है उसमें पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्या होता है। तो एक समूह पोस्ट टेस्ट डिजाइन है वो होगा जैसे एक ही समूह को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, या उपचार दिया जाता है और उसके प्रभाव का हम क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई मतलब तुलनात्मक या तुलना वाला समूह नहीं होता। अच्छा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्या होता है? इसमें एक ही समूह की मतलब जांच है वो दो बार की जाती है। कितनी बार की जाती है? दो बार जांच की जाती है एक ही समूह की। ठीक है, दो बार क्या की जाती है? जांच की जाती है एक ही समूह की। अच्छा, और जो ट्रीटमेंट है मतलब उपचार देने से पहले। ठीक है, मतलब
और उपचार देने के बाद दोनों के जो नंबर आएंगे, ठीक है, एक तो मतलब पहले वाले नंबर, पहले वाले प्राप्तांक और एक बाद वाले प्राप्तांक, इनकी क्या है, तुलना क्या की जाती है, तुलना करके और क्या निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, एक समूह डिजाइन की कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसका सेकंड है, टू ग्रुप डिजाइन, मतलब द्विसमूह है, द्विसमूह है डिजाइन। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि कम से कम इसमें दो समूह होते हैं। ठीक है, वो दो समूह है, जैसे एक तो हो गया प्रयोगात्मक समूह है, प्रयोगात्मक, और एक हो गया नियंत्रित। ठीक है, दो समूह हो गए। प्रयोगात्मक समूह है मतलब इसमें जो स्वतंत्र चर है वो मतलब उपस्थित रखा जाता है। ठीक है, और इसमें तो लिख ही देता हूं, स्वतंत्र चर उपस्थित, और इसमें क्या होता है दूसरे वाले में स्वतंत्र चर अनुपस्थित, स्वतंत्र चर अनुपस्थित। ठीक है, अच्छा, अब इसके वजह से सब टाइप भी है, पर वो मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में पूछते तो नहीं है, वैसे जो टीचिंग मेथड आते हैं ना सब्जेक्ट के, उसमें इन विधियों को पूछा जाता है, स्पेशली शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं इनके। ठीक है, तो उप प्रकार में जैसे हमने बात की प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन, और एक और होता है जिसको मेस्ड टू ग्रुप डिजाइन बोलते हैं। मेस्ड मतलब समामेलित या ऐसे कुछ करके नाम आता है, समामेलित द्विसमूह डिजाइन। ठीक है, तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है, उसमें जैसे मतलब दो समूहों का पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फिर केवल जो प्रयोगात्मक समूह है उसको विशेष उपचार दिया जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का मतलब पोस्ट टेस्ट लेकर और उनका जो अंतर है उनका क्या कर लिया जाएगा, अध्ययन कर लिया जाएगा। और जो मैच वाला है मतलब समामेलित वाला, उसमें क्या है कि इसमें मतलब प्रयोगकर्ता होता है, प्रयोगकर्ता क्या करेगा, प्रयोज्यों को पहले कुछ मतलब जो चर होते हैं उनके या सेम चर होते हैं उनको क्या कर लेगा, मैच कर लेगा। ठीक है, जैसे उनके इंटेलिजेंस या आईक्यू से मतलब संबंधित है, और फिर है वो रेंडमली क्या करेगा, मतलब यादृच्छिक रूप से या यादृच्छिक ढंग से दोनों समूहों में बांट कर एक को तो प्रयोगात्मक और दूसरे को नियंत्रित समूह बना देगा। ठीक है, रेंडमली यही होता है। फिर एक जैसे मतलब मल्टी ग्रुप डिजाइन भी होता है। ठीक है, मल्टी ग्रुप डिजाइन। ठीक है, मल्टी ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक समूह होते हैं। ठीक है, जो प्रयोग में भाग लेते हैं। अच्छा, जब मतलब एक स्वतंत्र चर के जो अलग अलग स्तरों की तुलना की जाती है तो क्या होगा, उनका मतलब साधारण इनोवा का प्रयोग होगा। इनोवा आपको बता देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इनोवा टेस्ट। ठीक है, इनोवा को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अच्छा, तो ये मतलब इनोवा है वो जैसे मतलब सिंपल वाला होगा, साधारण। ठीक है, और जब ये दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो मतलब फैक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, हमने फैक्टोरियल शायद मैथ वालों ने तो किया होगा फैक्टोरियल वगैरह। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जब मतलब स्वतंत्र चरों का अध्ययन करते हैं ना तो फिर फैक्टोरियल डिजाइन कहते हैं उसको। और इसमें क्या होगा कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स एनोवा होगा, समझ गए, जटिल एनोवा टेस्ट का उपयोग होता है। अच्छा, फिर जैसे प्रयोगात्मक विधि के गुण पढ़ लेते हैं, तो एक तो नियंत्रित अध्ययन होता है। ठीक है, क्योंकि विधियां ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो गुण में एक तो आ गया जैसे नियंत्रित अध्ययन हो गया, नियंत्रित अध्ययन। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल जो
अध्ययन किए जाने वाले चर को छोड़कर बाकी सभी चरों के प्रभाव को नियंत्रित कर लिया जाता है। मतलब जिस पर अध्ययन करते हैं उस पर नियंत्रित नहीं करते, उसके अलावा उन पर नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा विश्वसनीय होगा और उसकी आंतरिक वैधता या इंटरनल वैलिडिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है इसमें रिपीटेशन यानी या रेप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति में जैसे मतलब ये तो हमें पता है कि ये विधि मतलब एक स्पष्ट डिजाइन पर आधारित होती है। ठीक है। अच्छा, इसके प्रयोग है वो मतलब कभी भी दोहराकर मतलब बार बार इनके प्रयोगों को दोहरा सकते हैं और इनके जो रिजल्ट है उनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं, तो इनको मतलब पुनरावृत्ति का गुण होता है। अच्छा, एक मतलब इसमें ड्यूल वेरिफिकेशन मतलब दोहरा सत्यापन होता है। क्या होता है? दोहरा सत्यापन। दोहरा सत्यापन मतलब इसमें जो प्रेक्षक होता है, जो मतलब ऑब्जर्वेशन करता है, या फिर हमें ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेक्षण और अंतर्निरीक्षण है वो दोनों का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। मतलब दोनों विधियों का उपयोग करके इसका क्या किया जाता है? इसमें सत्यापन किया जाता है। अच्छा, और एक इसमें कॉज इफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं कारण परिणाम संबंध। क्या बोलते हैं? कारण परिणाम है मतलब जो स्वतंत्र चर है इसमें परिवर्तन कर जो आश्रित चर है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसका स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कारण कहीं हुआ, परिणाम है क्या ही निकलेगा। ठीक है। मतलब जैसे ए कोई चर है, स्वतंत्र चर है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो बी पर क्या पड़ेगा? इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो बी पर क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव को हम कार्य परिणाम संबंध के रूप में देखते हैं कि ये प्रभाव है ना, इसका जो परिणाम आएगा उसका अध्ययन। ठीक है। अच्छा, गुण हो गए। अब हम कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं, मतलब सीमाएं, लिमिटेशंस। सीमाओं में जैसे एक तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन होती है वो कृत्रिम होती है। क्या होती है? कृत्रिम परिस्थिति। कृत्रिम परिस्थिति। ठीक है। अच्छा, और मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें ये उपयोगी नहीं है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ जो बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, उनका पिछड़ापन हो गया, या कोई अपराध जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनका अध्ययन है ना वो प्रयोगात्मक विधि से करना क्या है? मतलब नैतिक नहीं है या अनैतिक रूप में है। ठीक है, या मतलब सही नहीं है। और जैसे इसमें एक आता है पूर्वाग्रह बाइसेस बोलते हैं जिसको, पूर्वाग्रह। ठीक है। पूर्वाग्रह में जैसे प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह लेते हैं, तो जो प्रयोग करता है वो प्रयोगकर्ता की जो अपनी खुद की आकांक्षाएं या टेंसी बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, उनके परिणामों को क्या है? प्रभावित कर सकती है। ठीक है। अच्छा, और एक जो मतलब सैंपलिंग बाइसेज होता है पूर्वाग्रह में, ठीक है, ये तो प्रयोगकर्ता वाला हो गया। ठीक है, एक सैंपलिंग बाइसेज आते हैं। सैंपलिंग बाइस में जैसे जो प्रयोज्य है मतलब जो उपयुक्त या जो प्रतिनिधि प्रयोज्य है जिनको रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट वो नहीं मिलते। ठीक है, और वो अपनी सुविधा के अनुसार मतलब सैंपल है वो चुन लेते हैं, जिससे क्या है उनकी रिलायबिलिटी है मतलब विश्वसनीयता और जो वैधता है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मतलब प्रयोगात्मक विधि काफी प्रभावी है वैसे, पर कुछ ये मतलब इसकी जो लिमिट है, सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं जहां तक ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जैसे अंतर्निरीक्षण हो गया, प्रयोगात्मक विधि हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट तीसरी विधि पे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण। ठीक है, या इसको प्रेक्षण विधि भी बोलते हैं।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं कि ये जो मतलब वस्तुनिष्ठ विधि है ये किसकी देन है? व्यवहारवादियों की। किसकी है? व्यवहारवादियों की देन है, ठीक है, व्यवहारवादियों ने दी। और मतलब अंतर्निरीक्षण की जगह इसका उपयोग ज्यादा होने लगा था, ये हमें पता है। और इसमें जो मतलब शिक्षार्थी है या व्यक्तियों का व्यवहार है या फिर कोई भी घटना है, उनको देख कर ना इसका सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और मतलब इसके द्वारा हम जो बालक है, ठीक है, तो बालकों की जैसे अभिरुचि हो गई, ठीक है, अभिरुचि हो गई या फिर उनकी अभिक्षमता हो गई, ठीक है, अभिक्षमता, या फिर उनके जो व्यक्तित्व के शील गुण है, ठीक है, व्यक्तित्व के शील गुण, ट्रेट्स, ठीक है, इनका क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, ठीक है, इस विधि के माध्यम से। अब हम आगे चलते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे मुख्य में एक तो जैसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन आ गया, एक पार्टिसिपेटिव आ गया, ठीक है। तो एक तो आ गया नेचुरल, यानी स्वाभाविक भी बोल देते हैं इसको, स्वाभाविक। एक तो स्वाभाविक प्रेक्षण आ गया, एक क्या आ गया? पार्टिसिपेटिव, यानी उसको बोलते हैं सहभागी। क्या बोलते हैं? सहभागी प्रेक्षण। तो पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। अब स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन है तो जो प्रेक्षक है वो शिक्षार्थियों का अध्ययन है ना स्वाभाविक परिस्थिति में, जैसे मतलब खेल का मैदान हो गया या कक्ष अपनी क्लास हो गई बच्चों की, उसमें करता है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को ये पता नहीं होता कि उनका निरीक्षण हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या है कि मतलब पता चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पता चल गया तो वो अपने जो व्यवहार कर रहे हैं वो वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, वो ये करेगा कि मतलब दूर से या छिपकर या कैमरे के माध्यम से या कोई भी मतलब ऐसी तकनीक लगाएगा जिससे क्या है बच्चों को पता नहीं चले कि उनके व्यवहार का मतलब टीचर उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जब उनको पता नहीं चलेगा तो क्या होगी, बच्चों के व्यवहार की जो स्थिति है वो क्या है, स्वाभाविक बनी रहेगी। अच्छा, सहभागी परीक्षण क्या होता है? ये जैसे मतलब इसमें एक मनोवैज्ञानिक आते हैं क्रोनबेक नाम से, क्रोनबेक, ठीक है, इन्होंने 1990 में मतलब प्रयोग किया था। तो इसमें क्या है कि जो प्रेक्षक है वो शिक्षार्थियों की गतिविधियों में स्वयं हिस्सा लेता है, मतलब सहभागी बनता है। जो टीचर है जैसे, तो वो स्टूडेंट कोई भी गतिविधि कर रही है ना तो उसका हिस्सा बन जाएगा, और उसके साथ ही है ना मतलब उनके व्यवहार का है वो मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण है वो करके और उसका क्या कर लेगा, रिकॉर्ड तैयार कर लेगा। क्या कर लेगा? रिकॉर्ड तैयार कर लेगा, ठीक है, और उसके आधार पर ये फिर परिणाम निकालेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके गुण कौन कौन से हैं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण के, ठीक है। गुण में जैसे एक तो आ गया वस्तुनिष्ठता। क्या आ गया? वस्तुनिष्ठता हो गई। वस्तुनिष्ठता के साथ साथ जैसे वैधता हो गई, ठीक है, क्योंकि यह विधि है वो वस्तुनिष्ठ और अव्यक्तिक होती है, ठीक है, जिससे इसके निष्कर्ष है वो ज्यादा वैध होते हैं और मतलब विश्वसनीय होते हैं। अच्छा, फिर मतलब इसमें एक तो समय और पैसे की बचत होती है, तो समय और या श्रम, ठीक है, मेहनत कम लगती है, श्रम की क्या होती है? बचत होती है। अच्छा, और मतलब असाधारण बालकों का भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें, जो अब नॉर्मल बिहेवियर वाले बालक है, ठीक है, असाधारण बालकों का अध्ययन या उनके लिए उपयोगी, ठीक है। अच्छा, और मतलब तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम इसके माध्यम से, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अच्छा, जैसे मतलब एक ही उम्र के बालक है या बालिकाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम, उनकी सोशल स्किल्स कैसी है या उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुण। अब हम इसके जो दोष या लिमिटेशन है, ठीक है, सीमाएं, उनकी बात कर लेते हैं। क्या क्या सीमाएं हैं?
तो मतलब इसमें क्या है कि एक तो ट्रेंड प्रशिक्षक होना चाहिए, ठीक है, तो प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रेक्षक होना चाहिए की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता। उसके अलावा इसमें जो परिस्थिति है वो अनियंत्रित होती है, ये इसका दोष है, अनियंत्रित है परिस्थिति। मतलब जैसे अनियंत्रित परिस्थितियों में कई बार क्या होता है कि कोई बाह्य वेरिएबल या चर है वो व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण जिससे क्या होगा, जो कारण परिणाम है, जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है, वो क्या है, निश्चित करना कठिन हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें मतलब निजी बायसेज है या निजी पूर्वाग्रह, वो भी इसको क्या है, इसकी एक कमी है, ठीक है। मतलब प्रेक्षक है वो अपने पूर्वाग्रह या पक्षपात का प्रभाव है वो पड़ जाएगा उस पर। जैसे कोई प्रिय छात्र के बुरे व्यवहार को भी वो अनदेखा कर देगा, ठीक है, उसका पसंदीदा छात्र है, ठीक है। और जो नापसंद छात्र है उसमें वो दोष भी निकाल सकता है, चाहे वो मतलब उसने कुछ गलती ना की हो, ठीक है। अच्छा, एक इसमें हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं, आंतरिक इंटरनल जो मेंटल प्रोसेस है होती है, ठीक है, तो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में कठिनाई। मतलब इसमें क्या होगा, बाह्य व्यवहार है ना, वही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी विधि, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 4, चौथे नंबर पर आ गए, जैसे विभेदी विधि, विभेदी विधि, ठीक है। अच्छा, विभेदी विधि में तो हमने कौन सी कर ली, एक तो इंट्रोस्पेक्शन कर ली, इंट्रोस्पेक्शन के अलावा प्रयोगात्मक कर ली, ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन कर ली। अब हम करते हैं विभेदी विधि। तो विभेदी विधि को, इसको डिफरेंशियल मेथड या एक अन्य नाम भी आता है सहसंबंधात्मक, यानी कोरिलेशनल, को रिलेशनल, या फिर इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड, ठीक है, कोरिलेशनल या फिर डिफरेंशियल मेथड। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे क्या है कि जो स्वतंत्र चर है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जोड़ तोड़ करना है या मैनिपुलेशन है वो संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे मामलों में क्या है कि प्रयोगात्मक विधि की जगह हम कौन सी विधि यूज करते हैं, विभेदी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मतलब पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सैंपल है, ठीक है, उसको चुना जाएगा। जैसे 10,000 लोग है, उसमें से कुछ हजार लोगों का या फिर 500 लोगों का एक समूह लिया जाएगा अलग अलग क्षेत्र से, उन लोगों के, वो क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वो कुछ मतलब जो शैक्षिक चर है या शैक्षिक चरों पर छात्रों में जो सिमिलरिटी है या उनमें जो विषमताएं मतलब डिफरेंस है उनका अध्ययन करके सांख्यिकीय परीक्षणों से निष्कर्ष निकाला जाएगा, ठीक है। और इसे मतलब एक हम कह सकते हैं कि ये सर्वे ही है, क्या है, सर्वे मेथड। हम देखते हैं कि जैसे चुनाव से पहले सर्वे किया जाता है बहुत सारे न्यूज चैनलों द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो माहौल देखते हैं कि किसका कितना माहौल है, फिर वो एग्जिट पोल निकालते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। वो हर मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब जोड़ तोड़ करते हैं, और जोड़ तोड़ के आधार पर ही सर्वे करके और वो फिर बताते हैं, ठीक है। तो सर्वे मेथड इस विधि को भी कहा जाता है। और जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक, तो कोई बालक है, ठीक है, तो या कई बालक हैं जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति है, उसके लिए उसका जो घरेलू वातावरण है उसके प्रभाव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि क्या पता इसके परिवार का या पड़ोस का या फिर इसके साथ वाले जो दोस्त हैं उनका इसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ा और ये इसमें आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो घरेलू वातावरण है वो एक क्या है, स्वतंत्र चर है। अब इसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मतलब एक तो अपराधी बालकों का समूह बना देंगे और एक जैसे हमने सामान्य बालकों का समूह बनाया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस समूह में बालक अधिक है, मतलब
कि पहले दो ग्रुप बनाए, एक में तो अपराधी बालक आ गए और एक में क्या आ गए, सामान्य आ गए। तो हम ये देखेंगे कि अपराधी बालकों में ऐसे कितने बालक हैं जो कि मतलब अलाभान्वित हैं, और सामान्य में कितने ऐसे हैं जो अलाभान्वित हैं। फिर उसके आधार पर इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके गुण की। ठीक है, तो गुण में जैसे एक तो अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष अध्ययन, अप्रत्यक्ष अध्ययन यानी सामने जाकर अध्ययन करना, इसमें जरूरी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर भी कर सकते हैं। और एक इसका गुण ये है कि मतलब बड़े स्तर पर कर सकते हैं, तो बड़े समूहों का अध्ययन, बड़े समूहों का। ठीक है, ये बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी जो, चलो लिमिट की बात कर ले, लिमिटेशन, सीमाएं। ठीक है, सीमाओं में जैसे एक तो जैसे मैंने बताया कि कारण परिभाव जो संबंध है उसका अभाव रहेगा यहाँ पे। मतलब जो स्वतंत्र चर में जब जोड़ तोड़ नहीं होता, तो जोड़ तोड़ न होने के कारण है वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो आश्रित चर है उसमें परिवर्तन का कारण स्वतंत्र चर ही है। ठीक है, अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि जो कारण परिणाम संबंध है, कारण परिणाम संबंध, इसका क्या है, अभाव है, का अभाव। ठीक है, अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि अनियंत्रित परिस्थिति, अनियंत्रित परिस्थिति। ठीक है, मतलब अध्ययन की जो परिस्थिति है वो अनियंत्रित होती है, और उससे क्या है कि वो जो रिजल्ट है वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, अब हमें बात करते हैं अगली 5 नंबर विधि की, साइकोफिजिकल यानी मनोदैहिक, मनोदैहिक विधि। ठीक है, और जैसे साइकोफिजिकल में क्या होता है कि मनोदैहिक की मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें जो स्टिमुलस है उसके स्तर और उससे व्यक्ति में उत्पन्न जो एक्सपीरियंसेज होते हैं या अनुभूतियां होती है उनके बीच में क्या है, मात्रात्मक संबंध है यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कहेंगे एक तो स्टिमुलस आ गया, क्या आ गया, स्टिमुलस, तो उद्दीपक के स्तर, तो स्टिमुलस लेवल बात कर ले, स्टिमुलस लेवल। ठीक है, और एक क्या है, व्यक्ति की अनुभूतियां, व्यक्ति की क्या है, अनुभूतियां यानी एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में जो मात्रात्मक संबंध है यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन, मात्रात्मक संबंध। ठीक है, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसमें, मनोदैहिक में। ठीक है, जैसे बालकों का बात करते हैं, जैसे अटेंशन है। ठीक है, अटेंशन यानी ध्यान, बालकों का ध्यान हो गया। उसके अलावा जो उनकी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है यानी प्रत्यक्षणात्मक, प्रत्यक्षणात्मक समस्याएं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इनके अध्ययन के लिए क्या है, मनोदैहिक विधि उपयोगी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जैसे मनोदैहिक विधि में है ना, कुछ विधियां हैं जो कि मतलब लोकप्रिय है और वो इसमें उपयोग की जाती हैं। जैसे एक तो हो गया जैसे एवरेज एरर वाला मेथड है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं एवरेज एरर यानी औसत त्रुटि विधि, क्या बोलते हैं, औसत त्रुटि विधि। ठीक है, या एवरेज एरर मेथड। ठीक है, अच्छा, एक इसमें विधि और आती है जिसको मतलब लिमिट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं सीमा विधि, क्या बोलते हैं, ये मेथड्स ऑफ लिमिट। ठीक है, अच्छा, मेथड्स ऑफ लिमिट ये आ गया। और एक आती है जैसे मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली बोलते हैं उसको, तो हिंदी में बोलते हैं सतत
कांस्टेंट यानी सतत उद्दीपक या उद्दीपन विधि, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, स्टिमुली, ठीक है। अच्छा, ये मतलब इसमें मेन 3 विधियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो औसत त्रुटि विधि क्या है? इसमें क्या है कि इसमें मतलब व्यक्ति को 2 उद्दीपक एक साथ दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो जैसे स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है, मतलब एक मानक उद्दीपक होगा जिसकी मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी, और दूसरा है वो जो मतलब वेरिएबल स्टिमुलस दिया जाता है यानी परिवर्ती उद्दीपक, जिसमें क्या है कि मात्रा में जोड़ घटाव कर सकते हैं हम। तो एक उद्दीपक होगा उसमें तो मतलब मात्रा निश्चित है, मात्रा क्या है, निश्चित है। ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड स्टिमुलस यानी मानक उद्दीपक। तो एक तो मानक उद्दीपक हो गया और दूसरा क्या हो गया, परिवर्ती उद्दीपक। तो इन दोनों में क्या है, मतलब दोनों दिए जाते हैं। और इसका प्रयोग है वो जैसे प्रत्यक्षणात्मक समस्याएं हैं या फिर इल्यूजन की बात करते हैं हम, इनकी मात्रा मापने में किया जाता है, ठीक है। और इसको हम समायोजन विधि भी कहते हैं, औसत त्रुटि विधि को, ठीक है। नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो सीमा विधि में क्या होगा, इसमें उद्दीपक के मान में है ना वो मिनिमल चेंजेस करते हुए इसमें क्या है, क्रमबद्ध रूप से घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जैसे अवरोही श्रृंखला, डिसेंडिंग सीरीज बोल सकते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो इसमें क्या है कि उद्दीपक के मान को तब तक घटाया जाता है जब तक कि जो बालक है वो उसका उत्तर न बदल दे, ठीक है। अच्छा, एक होता है जिसे आरोही श्रृंखला, असेंडिंग सीरीज। इसमें उद्दीपक के मान को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि स्पष्ट प्रत्यक्षण न हो जाए, ठीक है। और इसमें मतलब 2 प्रकार के जो एरर हैं वो संभव होते हैं। एक तो होता है मतलब एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन यानी प्रत्याशा त्रुटि बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है मतलब एरर ऑफ हैबिटुएशन, मतलब अभ्यासन त्रुटि, ऐसे कुछ करके नाम आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी विधि है जैसे सतत उद्दीपन विधि। इसमें क्या है कि इसमें जो उद्दीपक की है वो भिन्न भिन्न मात्राओं को क्रम में मतलब न रखकर अनियमित रूप से मतलब हम क्या है प्रस्तुत करते हैं। जैसे क्रम में, जैसे आरोही या अवरोही, समझ गए, तो आरोही या अवरोही क्रम में नहीं होते, नॉर्मली ऐसे अनियमित रूप से मतलब इरेगुलरली प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छा, तो कुछ उद्दीपक मतलब सीमांत यानी थ्रेशोल्ड, तो कुछ उद्दीपक क्या है थ्रेशोल्ड से ऊपर और कुछ क्या है नीचे होते हैं, और इनका उपयोग है वो ध्यान संबंधी जो समस्या होती है उनके अध्ययन में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ लाभ की बात कर लेते हैं हम। लाभ या फिर जो सीमाएं हैं, तो लाभ तो यही है कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यानी वस्तुनिष्ठ है, और क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है। और लिमिट की बात करें तो मतलब इसका कार्य क्षेत्र सीमित है, कार्य क्षेत्र क्या है, सीमित है, ठीक है। और इसके द्वारा जैसे लर्निंग हो गया, ठीक है, या फिर स्मरण हो गया, रिटेंशन, ठीक है। अच्छा, या फिर जैसे हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। और ये क्या है कि इनका अध्ययन क्या है, इनमें संभव नहीं है, क्या नहीं है इस विधि में, इस विधि से संभव नहीं है इनका अध्ययन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट छठी विधि की। छठी विधि है जैसे केस इतिहास विधि, केस इतिहास या मतलब नैदानिक विधि भी बोलते हैं इसको, नैदानिक विधि, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे केस हिस्ट्री या फिर क्लिनिकल मेथड। तो इनका उपयोग, इस विधि का उपयोग जैसे कुसमायोजित जो बालक होते हैं या विचलित बच्चे होते हैं या अपराधी बालक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक समस्याओं वाले जो शिक्षार्थी हैं उनका अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, केस इतिहास विधि का। तो हम लिख देते हैं, एक तो जैसे कुसमायोजित बालकों, कुसमायोजित बालकों। अच्छा, उसके अलावा जैसे विचलित बालक आ गए, ठीक है, विचलित बालक। उसके अलावा जैसे अपराधी बालक आ गए, अपराधी बालक, ठीक है। इनके अध्ययन में क्या है, या फिर संवेगात्मक रूप से संवेगात्मक समस्याओं वाले बालक,
इनके अध्ययन में क्या है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे इस विधि की। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? तो इसमें जो बालक की समस्याएं हैं उनके कारणों का पता लगाने के लिए उसका एक मतलब हम केस विवरण तैयार करेंगे या केस हिस्ट्री तैयार करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगी कि पिछले कई वर्षों की उसकी जो इंटरेक्शन है यानी अंतःक्रियाएं हैं उनका रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके मेन मेन पॉइंट क्या होंगे इस विधि के? तो एक तो जैसे इसमें कुछ प्रारंभिक सूचनाएं होगी। ठीक है, यानी प्रारंभिक सूचनाएं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे उसकी पास्ट हिस्ट्री हो गई या गत इतिहास हो गया। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री, गत इतिहास। उसके अलावा उसकी जो करंट सिचुएशन है या प्रेजेंट उसकी जो कंडीशन है वो हो गई। ठीक है, तो वर्तमान अवस्था। ठीक है, इन सब का क्या इसमें रिकॉर्ड मतलब लिया जाता है। जैसे प्रारंभिक सूचना में जैसे बालक का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है। ठीक है, उसके मतलब माता पिता की शिक्षा क्या है, वो मतलब पैसा क्या है, मतलब ऑक्यूपेशन, और उसका जो सोशल लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जो जानकारी है वो किसमें आती है, प्रारंभिक सूचनाओं में आती है। अच्छा, गत इतिहास यानी पास्ट हिस्ट्री में जैसे गर्भाधान से लेकर वर्तमान तक का जो इतिहास है, जिसमें गर्भावस्था में माँ की स्थिति क्या थी, जन्म के समय की क्या क्या जटिलताएं आई, या कौन सी बीमारियों का उसने सामना किया, या जन्म कर्म आदि, ये जो चीजें हैं वो किसमें आती है, गत इतिहास में आती है या पास्ट हिस्ट्री में आती है। अच्छा, करंट जो या जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें क्या क्या आएगी, उसमें जैसे बालक का जो बुद्धि का स्तर है वो आ गया, उसका इंटरेस्ट यानी रुचि आ गई, उसके इमोशन यानी उसके संवेग आ गए, उसके अलावा उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, जो स्कूली उपलब्धि है वो आ गई। ठीक है, उनका जो लेखा जोखा होगा वो क्या होगा, इसमें रिकॉर्ड होता है। अच्छा, फिर इसके विधि के गुणों की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या गुण है। तो एक तो इसमें जैसे गहन अध्ययन होता है। ठीक है, गहन अध्ययन यानी बालक का मतलब अलग से है वो विस्तृत इतिहास तैयार करके उसकी समस्या का जो गहन अध्ययन है वो संभव हो पाता है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक जो मतलब विकास क्रम की समझ हो जाती है, विकास क्रम की समझ। ठीक है, क्रम की समझ मतलब बालक का जो मानसिक या फिर शारीरिक उसका जो विकास क्रम है उसको अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है। अच्छा, एक मतलब कारणों पर सीधा हमारा ध्यान जा सकता है। ठीक है, तो समस्या से संभावित कारणों पर मतलब सीधा हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे इधर ही बात कर लेते हैं इसके दोष की। दोष में जैसे एक तो जैसे उसके जो पास्ट की हिस्ट्री है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतीत का उसका विवरण है उस पर निर्भरता हो गई। जैसे माता पिता या परिवार द्वारा दी गई जो सूचनाएं हैं उन पर आधारित होने से क्या है कि कई बार जो नैतिक कारणों से है वो मतलब सच्ची चीजें हैं, मतलब ये हमारी वो खुद ही सोच लेते हैं कि हमारे इससे इज्जत पर या हमारे जो दैनिक जीवन में है उस पर प्रभाव पड़ेगा, इसको बता देंगे, तो कुछ चीजों को वो छुपा लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि जो रिजल्ट है वो दोषपूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक मतलब इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते क्योंकि जो दी गई सूचनाएं होती है उनकी मतलब कोई ठोस तरीका नहीं होता कि हम उसकी पूर्व की जो बातें उनका जांच कर सकें। एक जो उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसमें, मतलब जो प्रशिक्षक होता है वो हाईली स्किल्ड होना चाहिए। और एक मतलब ये कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ है, मतलब सब्जेक्टिविटी है इसमें। तो मतलब अलग अलग जो विशेषज्ञ है वो एक ही केस विवरण का जो अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आएगा इसमें, जिससे क्या है कि इसकी जो विश्वसनीयता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर पे आ गई हमारी क्वेश्चनरी मेथड यानी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि मतलब इसमें प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। ठीक है, मतलब जिसको प्रश्नावली कहते हैं हमें। और जो शिक्षार्थी है वो प्रश्नों को पढ़कर अपने अनुसार मतलब वो उत्तर पर चिन्ह लगाते हैं, जैसे वो हाँ ना वाले भी हो सकते हैं या सही गलत वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और मतलब मापन मतलब किन किन चीजों का हम मापन करते हैं इस विधि से, तो इसमें बालकों की जो हैबिट होती है, उनकी आदतें, उनकी अभिरुचियां हो गई। ठीक है, तो इसमें
इस विधि से बालकों की जो आदत है, ठीक है, आदत हो गई, अभिरुचि हो गई, क्या हो गई, अभिरुचि। उसके अलावा जैसे उसकी अभिवृत्तियां होगी, अभिवृत्तियां हो गई, ठीक है, यानी एटीट्यूड। उसके अलावा उसके ट्रेट्स हो गए, शील गुण, ठीक है। और उसकी जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट गुणों के बारे में भी, ये वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है उसके भी हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। टाइप प्रकार में जैसे एक तो ओपन फॉर्म की समरी होती है, ठीक है, एक क्लोज्ड फॉर्म होती है। मेन ये मतलब मोटे तौर पर तो दो ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो जैसे मैंने बात की क्या है, ओपन फॉर्म, या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूँ खुला प्रारूप। एक तो क्या होता है, खुला प्रारूप वाली प्रश्नावली होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, बंद प्रारूप वाली, ठीक है। अच्छा, जो ओपन फोरम वाली है उसमें क्या है, तो इसमें जैसे मतलब प्रश्नों के जो उत्तर है वो निश्चित शब्दों में न होकर क्या होते हैं, एक दो पंक्तियों में लिख कर देने होते हैं, ठीक है। तो ये खुला प्रारूप हो गया, इसमें हाना वाले प्रश्न नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि छात्र अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण है, तो आपको क्या है वो लिख कर देना होगा, ठीक है, 1 से 2 लाइन या 3 लाइन में। अच्छा, फिर जो क्लोज्ड फॉर्म है, जो बंद प्रारूप वाली है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों के मतलब जो दिए गए विकल्प होते हैं, जैसे हाँ ना वाले या सही गलत वाले, उनमें से किसी एक को चुनना होता है। जैसे क्या मैं उदाहरण देता हूँ कि क्या आपको गणित के शिक्षक से काफी डर लगता है, तो वो हाँ या ना में उसका उत्तर देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि के गुणों की, ठीक है, क्या क्या गुण है इसमें। तो गुण में एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरल है, ठीक है, मतलब इसके प्रयोग के लिए किसी विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब या मतलब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक समय की बचत हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल गुण है, समय की बचत हो गई। जैसे एक साथ बड़े समूह पर भी लागू करके हम कम समय में क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो संकाड़ू बालक हैं, या फिर हम कह सकते हैं संकोचशील जो बालक है, उनके लिए भी क्या है उपयोगी, या फिर संकोचशील होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी या फिर संकोचशील जो बालक होते हैं, उनमें बिना किसी झिझक के क्या है सहज अभिव्यक्ति है वो कर पाते हैं। इस विधि में, इसमें प्रश्नावली में, क्योंकि उनको प्रश्न दिए हुए होते हैं, उनको उत्तरों को टिक करने होते हैं। अच्छा, और जैसे जो दिव्यांग बालक है उनके लिए भी उपयोगी है, जैसे पढ़े लिखे या जैसे गूंगे या बहरे जो बालक हैं, उनके अध्ययन में भी क्या है ये सहायक है। अच्छा, दोष, दोष में जैसे एक तो मतलब मनगढ़ंत उत्तर हो गया, ठीक है, भी जो मतलब फेक आंसर देते हैं, जो शिक्षार्थी है वो सही अनुक्रिया छिपा कर क्या है मनगढ़ंत उत्तर दे सकते हैं इसमें, जिससे इसकी क्या है वैधता घट जाती है। तो मनगढ़ंत उत्तर या फेक आंसर, ठीक है। उसके अलावा जैसे इसकी आत्मनिष्ठता और पूर्वाग्रह हो गए, तो उत्तरों के मूल्यांकन में है वो मतलब विशेष जो विश्लेषक है उनकी व्यक्तिगत धारणा को भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे लिखित उत्तर है, तो लिखित उत्तर देगा तो वो कॉपी चेक करेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि मतलब सभी बच्चे हैं वो एक समान उत्तर लिखेंगे, सभी अलग अलग लिखेंगे, उसके आधार पर उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रभावित हो गया। अच्छा, एक मतलब जो अलग अलग बालक है वो प्रश्नों का मतलब अर्थ है वो अलग अलग ढंग से लगा सकते हैं। और एक जो मतलब अपरिपक्व मानसिक अवस्था, जैसे मतलब बालक की जो पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं, उसकी जो गतानुभूतियां हैं, उनका सही सही मतलब स्मरण न कर पाने से क्या होगा, जो उत्तर है वो गलत दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8वीं विधि। 8वीं आ गई जैसे साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू जैसे जो मनोवैज्ञानिक है, जो या मतलब शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, वो क्या करेंगे कि शिक्षार्थियों की जो अभिरुचियां हैं, उनके इंटरेस्ट और उनकी योग्यताएं हैं, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, या फिर उनकी जो समायोजन संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका मतलब फेस टू फेस अध्ययन है ना, क्या फेस टू फेस अध्ययन, वो किसमें किया जाता है, साक्षात्कार विधि में। साक्षात्कार विधि के मतलब इसके ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें एक संरचित होती है, एक मतलब स्ट्रक्चर्ड होती है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है।
तो पहली होगी संरचित, संरचित होगी, और दूसरी क्या होगी, असंरचित। ठीक है। संरचित में जैसे मतलब इसमें जो प्रश्न होते हैं और उनके जो क्रम है उनको पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। ठीक है। और इससे क्या है कि वस्तुनिष्ठता और क्रमबद्धता अधिक रहती है। और जो असंरचित है इसमें क्या है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है यानी साक्षात्कारकर्ता, वो परिस्थिति के अनुसार है ना वो प्रश्नों का स्वरूप है और जो उनका क्रम है वो स्वयं तय करता है। मतलब वो खुद अलग अलग फेस टू फेस जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न पहले से तैयार नहीं होते। अच्छा, गुणों की बात करें तो जो मतलब शिक्षार्थियों के व्यवहार और उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष अध्ययन हो जाता है इसमें। अच्छा, और बालक की जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर उसकी बोलने की शैली है, ठीक है, उसके मतलब निरीक्षण से है ना वो निष्कर्ष ज्यादा ठोस और वैज्ञानिक बनते हैं। और ये बातें हो गई। ठीक है। और एक यहाँ पे स्वार्ज नाम के एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने मतलब बताया कि जो विशेषकर संरचित साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं की जो विश्वसनीयता है वो अन्य विधियों से क्या है अधिक होती है, जैसे मतलब प्रश्नावली विधि हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर इसके दोष और सीमाओं की बात करते हैं तो एक तो इसमें समय और धन है वो मतलब ज्यादा खर्च होता है। ठीक है। और एक इसमें मतलब वातावरण का या उसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। हेलो इफेक्ट होता है जैसे साक्षात्कारकर्ता की अपनी जो पूर्व धारणा होती है या फिर जो पक्षपात है उसका निर्णय पर है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। एक बालक मतलब घबरा जाते हैं, ये भी इसके दोष हैं। तो मतलब आमने सामने की परिस्थिति में बालक है वो नर्वस हो सकते हैं। ठीक है। और वे हो सकता है कि सही उत्तर न दे पाए, गलत उत्तर देते हैं। और इसका मतलब सीमित मापन है। सीमित मापन जैसे मतलब जैसे ईमानदारी हो गया, चरित्र हो गया, इस जैसे शील गुणों को है ना कुछ मिनटों में या बातचीत के माध्यम से हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इनमें टाइम लगता है काफी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि एक जो मतलब सफल जो साक्षात्कारकर्ता है उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। तो एक तो जैसे प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिनका उत्तर है वो बालक बिना संकोच या झिझक के आसानी से दे सके। ठीक है। एक मतलब बालकों को है वो ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि उसने मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और तीसरा ये है कि जो जो बालक इंटरव्यू में उत्तर देने के लिए मतलब ठीक ढंग से मोटिवेटेड होना चाहिए या प्रेरित होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई साक्षात्कार विधि। तो मेन मेन बातें हैं ये। अच्छा, फिर आ गया जैसे रेटिंग मेथड। ठीक है, कितने नंबर आ गई, 9 नंबर आ गई क्या, पता नहीं मेरे को, आप लगा लेना नंबरिंग। रेटिंग विधि, रेटिंग विधि में क्या होता है, तो जो रेटिंग मापनी है रेटिंग विधि है इसमें क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो स्वाभाविक परिस्थितियां हैं जैसे मतलब खेल का मैदान या फिर क्लास हो गई, उसमें बालक के जो व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करके और उसे जो दिए गए वर्ग मापनी पर है उन्हें क्या क्या कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाता है। मतलब एक कैटेगरी सेट की हुई होती है। ठीक है। और कक्षा में क्लास में या जो खेल का मैदान है उसमें जो बालक का व्यवहार है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके जो उसने जो मतलब पहले से एक कैटेगरी बनाई है उस कैटेगरी के हिसाब से उसके गुणों को सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब रेटिंग के कुछ प्रकार आते हैं जैसे एक तो आ गया उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड, यानी न्यूमेरिकल को अंकित रेटिंग विधि, इंग्लिश में यही नाम रहता है न्यूमेरिकल। ठीक है, रेटिंग मेथड। ठीक है। अच्छा, एक आता है जी ग्राफिक रेटिंग मेथड है। ग्राफिक को मतलब आकृति या आकृतिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आकृतिक रेटिंग, ठीक है, या फिर ग्राफिक रेटिंग मेथड आ गया। ठीक है। एक आ गया जैसे फोर्स्ड चॉइस बोलते हैं उसको, जैसे मतलब बाधित चयन, क्या बोलते हैं, बाधित चयन या फोर्स्ड चॉइस रेटिंग मेथड। ठीक है। अच्छा, अब जो पहली है न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड, इसमें क्या होता है, तो इसमें मतलब निश्चित परिभाषित अंकों का क्रम दिया जाता है। ठीक है।
क्या दिया जाता है, निश्चित जो परिभाषित अंक है उनका क्रम दिया जाता है, जैसे 1 2 3 5 ऐसे बिंदु मापनी के रूप में, ठीक है। और जो प्रेक्षक है वो बालक को अंकों के आधार पर ही आंकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी अपनी न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड। फिर है ग्राफिक रेटिंग मेथड, ठीक है। ग्राफिक में क्या होता है कि इसमें जो संख्यात्मक मान की जगह है वो गुणात्मक और वर्णात्मक संकेत दिए जाते हैं, यानी क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव संकेत होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा तेजी से या थोड़ी तेजी से या धीमी गति से, इस प्रकार के दिए जाते हैं, और उन पर उसको क्या है, गुड का निशान लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी है फर्स्ट चॉइस है, इसमें होगा जैसे प्रत्येक जो आइटम दिया होगा उसमें 2 या 2 से अधिक गुणों का एक सेट होता है, ठीक है। अब वो हो सकता है वो उसके अनुकूल भी हो सकते हैं या उसके विपरीत उसके प्रतिकूल भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें क्या है कि किसी एक को चुनने के लिए जो प्रेक्षक होता है वो मतलब बाध्य होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके गुणों की बात कर लेते हैं। तो ये एक तो कम खर्चीली विधि है और समय भी कम लगता है, और इसकी जो विश्वसनीयता है वो अधिक होती है, ठीक है। और जो प्रेक्षक है उसको एक मतलब विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। अच्छा, लिमिटेशन की बात करें तो जैसे मतलब एलो प्रभाव हो गया, मतलब किसी एक गुण का अत्यधिक प्रभावित होकर अन्य गुणों पर गलत आकलन होना, एलो प्रभाव होता है, ठीक है। एक मतलब इसमें जो कठोरता की त्रुटि आती है, मतलब बालक के प्रति जो कड़ा रुख अपना कर अंक देना, ठीक है। एक जो उदारता की त्रुटि आती है इसमें, जैसे बालक के प्रति अत्यधिक उदार होकर भी अंक दे सकता है, ठीक है। और एक जो इसमें एरर आता है जिसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जो छात्रों को अत्यधिक ऊंचे या फिर नीचे अंक देकर या बीचों बीच रख देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो जैसे हम बात करते हैं दुश्चिंता की, ठीक है, एंजाइटी हो गई या फिर आत्म संतोष हो गया, ठीक है, या फिर संवेग नियंत्रण हो गया, ऐसे जो है व्यक्ति गुणों को है वो इसके माध्यम से सही से नहीं मापा जा सका, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेटिंग विधि के बाद कोटि विधि की, ठीक है। जो भी नंबर है इसका, कोटि विधि, ठीक है। रैंकिंग मेथड, रैंकिंग मेथड में जैसे कोटि विधि में क्या है कि जो शिक्षक या मनोवैज्ञानिक है वो बालकों को जैसे कोई शील गुण है उसका, जैसे ईमानदारी हो गई या उसका उत्तरदायित्व हो गया या उसकी कोई समय निष्ठता हो गई, ठीक है, उनके आधार पर क्या है कि जो उच्च कोटि से निम्न कोटि यानी हाई रैंक से क्या है लो रैंक की, और जो श्रेणी होती है जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, ठीक है, श्रेणी के हिसाब से। तो इसे क्या है मतलब रैंक ऑर्डर मेथड कहा जाता है। और केटल और स्किनर का नाम आता है इसमें। उन्होंने ये बताया कि ये जो विधि है वो तब अधिक उपयोगी या विश्वसनीय होती है जब बालकों की संख्या कम हो, यानी ज्यादा बालक होंगे तो ये विधि इतनी उपयोगी नहीं है, छोटे समूह पर यह विधि उपयोगी है। और इसमें है वो मतलब प्राप्त आंकड़ों पर जो सांख्यिकी, जैसे मान लो स्पीयरमैन का जो कोटि अंतर विधि है या किंडाल कोटि अंतर विधि है, ठीक है, ये लगाकर है ना इनका जो कोरिलेशन है वो मतलब सहसंबंध है वो ज्ञात किया जाता है। अच्छा, अब इसके गुणों की बात करते हैं। तो गुणों में जैसे प्रेक्षक को है वो जो सभी संभावित कोटियां पर प्रयोग है वो अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, जिससे कि जो विश्वसनीयता और वैधता है वो क्या है बढ़ जाती है। और इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति या कठोरता या उदारता जैसी त्रुटियां हैं वो अपने आप नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। और जो बालकों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन यानी जो विभेदन करके और सापेक्ष अंतर जानना है वो आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके दोष की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये विधि है वो एक तो अंतर को नहीं दर्शाती, जैसे 70 और 69 प्राप्तांक में एक का अंतर है, ठीक है, तो ये वो नहीं बताएगी, जबकि 50 और 30 में 20 का है। लेकिन दोनों मामले में क्या होगा कि कोटि अंतर है वो एक ही दिखता है, ठीक है, ये इसका मतलब दोष है। और एक जो बालकों की संख्या है वो ज्यादा होगी तो इस विधि का प्रभाव मतलब काफी कठिन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और तो एक जैसे अगली विधि है जैसे कालानुक्रमिक। अंतर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें रैंकिंग और रेटिंग में, क्योंकि हमने दोनों पढ़ ली। कालानुक्रमिक जैसे मतलब एक ही समय में या एक अवधि में
हम कह सकते हैं कि ये एक समय अवधि, ये शोध विधि अगली विधि है कालानुक्रमिक विधि। कालानुक्रमिक वही है काल के आधार पर, जैसे शैशवावस्था का अध्ययन है, ठीक है, बाल्यावस्था का, या मतलब एक समय अवधि शोध विधि है ये, जिसको टाइम स्पॉन रिसर्च मेथड बोलते हैं, ठीक है। कालानुक्रमिक शोध में क्या होता है, एक व्यक्ति का लंबे समय के, यानी कोई बच्चा है उसने जन्म लिया तो उसकी शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, उसकी बाल्यावस्था, ठीक है, और उसकी किशोरावस्था, इनका लंबे समय तक, यानी एक ही बालक का लंबे समय तक अध्ययन करना ही कौन सी है, कालानुक्रमिक विधि है, ठीक है। और इसमें मतलब व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग समूह नहीं होते, और एक अध्ययन है वो बार बार भिन्न भिन्न अंतरालों पर भी दोहराया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग है वो छात्रों के, जैसे उनके भाषा विकास है, उनका जो पेशीय विकास है, ठीक है, या क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं, और या उनका संज्ञानात्मक विकास, उनका व्यक्तित्व विकास, उनकी जो चिंतन क्षमता है उसके अध्ययन है, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे 8 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, तो 8 साल के मतलब कई बच्चे लिए, उनका चयन करके हम 30 साल की उम्र तक उनका अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उसकी बाल्यावस्था की जो व्यक्तित्व शैली है वो ज्यादा आक्रामक या शर्मिलापन है, ठीक है, और वयस्क होने पर भी वो बनी रहती है, तो उनके समायोजन और मतलब उसके करियर के बारे में, उसके सहकर्मियों से संबंधों को आदि के बारे में क्या है अध्ययन करते हैं, और वो प्रभाव देखते हैं उनका। गुणों में जैसे एक तो क्रमबद्ध अध्ययन हो गया इसमें, ठीक है, एक ही व्यक्ति का उसके अलग अलग स्टेजेस या उसकी अलग अलग अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मतलब सैंपल है वो समान रहते हैं, समान प्रतिदर्श, ठीक है, जो सैंपल है उसी एक सैंपल का लंबे समय तक अध्ययन होता है। और एक परिणाम, वो कारण परिणाम जो कोज इफेक्ट रिलेशन है वो तो आएगा ही। तो उसमें क्या है कि भिन्न भिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में अध्ययन होने से क्या है कि जो यथार्थ और कारण परिणाम संबंध है उसकी व्याख्या मिलती है, ठीक है। लिमिटेशन मतलब समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करेंगे तो, और धन भी मतलब ज्यादा खर्च होगा, और प्रयोजों की संख्या में कमी भी हो जाएगी, क्योंकि लंबी अवधि तक अपने आप पर कौन प्रयोग कराना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें होगी, ये नॉर्मली है कालानुक्रमिक, ठीक है। फिर जैसे एक क्रॉस सेक्शन मेथड आता है इसके बाद, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट विधि। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट विधि, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट विधि में जैसे इसमें क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन में मतलब जैसे शैशवावस्था का अध्ययन करना है, ठीक है, और बाल्यावस्था का अध्ययन करना है, और किसका करना है, किशोरावस्था का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि शैशवावस्था यानी 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनका एक ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाल्यावस्था यानी 7 से 12 वर्ष के जो बालक हैं एक ग्रुप उनका ले लेंगे, ठीक है। और 13 से 19 वर्ष के जो बालक हैं एक ग्रुप इनका ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लगभग जैसे ये 6 साल हो गई, ठीक है, और 6 साल ये हो गए, और 6 ये हो गए, तो हम क्या है कि सिर्फ 6 साल में अलग अलग समूहों को लेकर तीनों अवस्थाओं का अध्ययन सिर्फ 6 साल में कर सकते हैं, ठीक है। तो यही अनुप्रस्थ काट विधि है। इसमें क्या है, अलग अलग समूहों का एक ही समय अवधि में अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बात कर ली कि इसमें अलग अलग उम्र और जो सामाजिक आर्थिक स्तर है उसके आधार पर क्या है जो कई समूह बनाकर है उनका अध्ययन एक ही समय में कर लिया जाता है, और बाद में क्या है कि सभी समूहों के मापन की आपस में तुलना कर ली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके गुणों की बात करते हैं। तो इसमें एक तो हम देखते हैं कि समय की बचत हो जाएगी, कम खर्चीली हो गई, ठीक है, और जो मतलब जिन पे हमें ये प्रयोग करनी है या जिनका अध्ययन हमें करना है उन्हें भी ज्यादा लंबे समय तक मतलब टिके रहने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े समय में ही ये शोध करवा कर फ्री हो सकते हैं, ठीक है।
और लिमिटेशन में जैसे इसमें परिवर्तन की दिशा का अज्ञान, जैसे मतलब एक ही समय में अध्ययन होने से क्या है कि कारण समूह उसके कारण जो समूह में होने वाले विकास है या परिवर्तन है उनकी वास्तविक दिशा का पता नहीं चलता। ठीक है। और मानो जब समूह में उम्र का अंतर ज्यादा होगा, जैसे 5 वर्ष और 20 वर्ष का है, ठीक है, तो उनकी जो सामाजिक और उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो अलग होने से क्या है कि जो कारण प्रभाव है वो सार्थक नहीं होता। ठीक है। और मतलब किसी एक छात्र में होने वाले जो मतलब क्रम के अनुसार जो उसके विकासात्मक परिवर्तन है उनका भी ठीक से अध्ययन नहीं कर सकते इसमें। ठीक है। अब एक लास्ट विधि बची है जो कि है सीक्वेंशियल डिजाइन। सीक्वेंशियल डिजाइन मेथड, ठीक है, या इसको अनुक्रमिक डिजाइन विधि बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो कालानुक्रमिक विधि है हमने पढ़ी, और जो अनुप्रस्थ काट विधि जो दोनों पढ़ी है, उनको दोनों को मिलाकर ये विधि तैयार होती है। ठीक है। तो इसमें जो शोध करता है वो अलग अलग आयु या वर्ग के जो प्रयोज्य हैं, जो भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं, उनके जो मतलब कई दस्ता समूह चुनेगा, मतलब कई समूह उनमें से चुन लिए जाएंगे और उनका क्या है कि विभिन्न समय अंतरालों पर अध्ययन करेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि वर्ग 6 और वर्ग 7 है और वर्ग 8 है, ठीक है, उनके छात्रों के मतलब समूह का चयन कर लिया, और चयन करने के बाद उनके जो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जैसे 2 वर्षों तक है, और मान लो एक अभी कर लिया और एक मान लो 1 वर्ष के बाद कर लिया। ठीक है। और इसमें जो पहला समूह वर्ग है जैसे 6 से 7 है, तो उसमें जैसे दूसरा समूह वर्ग है 7 से 8 उसमें, और तीसरा जो है 8 से 9, तो ऐसे मतलब अलग अलग एज के हमें जो उनके विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लाभ क्या क्या है? लाभ जैसे मतलब अलग अलग प्रत्येक ईयर मतलब हर साल के जो समूह लेंगे हमें, तो उसकी जांच करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, और हमारे जो रिजल्ट होंगे वो भी मतलब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको, मतलब सत्यता की जांच कर सकते हैं। और मतलब ये विधि मतलब जो रिजल्ट निकालेगी वो क्या है, लंबे समय तक टिकने वाले होंगे। और लिमिट बात करते हैं तो एक तो ये मतलब अधिक खर्चीली है और समय लेने वाली है। तो हम मुख्य मुख्य बातें कर चुके हैं सभी विधियों की। ठीक है। जिसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके अलावा हमने डिफरेंशियल मेथड पढ़ा। ठीक है। फिर साइकोफिजिकल हो गया, फिर क्लिनिकल मेथड दिया, केस हिस्ट्री बोलते हैं जिसको, वो हो गया। फिर हमने क्वेश्चनरी पढ़ा। फिर जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया। फिर हमने जैसे रेटिंग मेथड और रैंकिंग मेथड पढ़ा। फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर क्रॉस सेक्शनल और सिक्वेंशियल डिजाइन। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको बढ़िया लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब करना और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है। और मैं एक ये भी सोच रहा हूँ कि एक नई प्लेलिस्ट ऐड करूँ। ठीक है। नई प्लेलिस्ट है वो होने वाली है NCERT 11th और 12th की, जो साइकोलॉजी की है। 11th 12th है साइकोलॉजी। ठीक है। ये न्यू प्लेलिस्ट है। ठीक है। थैंक यू।